ठीक है। और संविधान में बेसिक पढ़ चुके क्या है और रणनीति क्या पढ़ना है। रणनीति क्या होता है, क्या पढ़ना है। किसी भी स्ट्रेटजी, किसी परीक्षा में ये दो चीज समझ गए तो समझो आधी तैयारी पूरी। अब आधी तैयारी के लिए पढ़ना है। बताए थे एक स्टेटमेंट अंबेडकर का कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना दो, यदि क्रियान्वयन करता सही लोग नहीं होंगे तो फिर संविधान का कोई औचित्य नहीं है। और संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, यदि क्रियान्वयन करता अच्छे लोग होंगे तो फिर बल्ले बल्ले है। तो अब सारा डिपेंड करता है आप पे कि आप जो पढ़ते हैं उसको कितना कमांड करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम जितना संविधान, अब इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट देख लो, हिंदुस्तान में 1.5 से 2 महीना एसएससी रेलवे में जीके लोग पढ़ाते हैं मात्र। हम पढ़ाते हैं 7 से 8 महीना। ठीक है कि नहीं। अभी हो सकता है 1-2 महीना ज्यादा लगेगा, चूंकि अभी कक्षा में रेगुलर नहीं ले पाता हूं, लेकिन जो भी होगा जम के होगा, संपूर्णता से होगा। उसमें कहीं वो कहते हैं ना कट खुट नहीं होगा। हम लोग इसी क्रम में रणनीति से शुरू करें। रणनीति पहला दिन था संविधान का विकास, यही से था ना। रणनीति के दिन कौन कौन थे, नहीं कोई थे क्या। सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहला दिन आए है ना। संविधान का विकास तो यही से शुरू करेंगे। संविधान का विकास, संविधान का विकास जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। इसके 2 भाग हैं। इसके 2 भाग हैं। एक है 1773 से 1853 तक, और दूसरा भाग है 1858 से 1947 तक। ये 2 भागों में आपका यह संविधान बटा हुआ है। ठीक है कि नहीं। तो लिखिए, संविधान के विकास, भारतीय संविधान के विकास के 2 भाग हैं। यहीं से शुरू कीजिए। भारतीय संविधान के विकास के 2 भाग हैं। एक भाग 1773 से 1853 तक है, जबकि दूसरा भाग 1858 से 1947 तक है। ठीक है। तब तो सानू को याद हो गया होगा 2-3 बैच में पढ़ते पढ़ते कि सुनते सुनते। ठीक है। तो 1773 से 1853, 1858 से 1947 तक। अब यहां आज पहले इसको एकदम कमांड कर लेते हैं। 1773 से 1853 तक क्या है, तो सबसे पहले लिखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके माध्यम से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया। कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
तो पूछेगा, पहले लिख लो, नियंत्रित करने का प्रयास किया, बुलेट में लिखना नहीं। तो बुलेट क्या हुआ? पहला बुलेट हुआ कि ब्रिटिश संसद ने कंपनी को नियंत्रण करने का पहली बार प्रयास किया, इस एक्ट के माध्यम से। और कंपनी कौन? रिलायंस जियो, तुम लोग तो वही कंपनी समझ रहे होगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी बताए थे लेकिन लिखाएंगे नहीं। तो सर इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अभी सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट बनी है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के आलोक में 15 वर्षीय चार्टर के आधार पर वो भारत आया था। फिर भारत का ही हो गया। एक नया शब्द भी आया, एंग्लो इंडियन, नाम तो सुना ही होगा। एंग्लो इंडियन मतलब ऐसा अंग्रेज जिसकी मां इंडियन हो, अब बाप एंग्लो अंग्रेज हो, उससे जो हाइब्रिड संतान होगा वो क्या कहलाएगा? एंग्लो इंडियन होगा। हमारा माने झारखंड बिहार में ही था। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, उलिहातू, ठीक है, जिनको धरती आबा भी कहते हैं। उनके गुरु का नाम था आनंद पांडे। उसी के जन्म दिवस पे हम लोग जनजातीय दिवस मनाते हैं देश में, जनजातीय गौरव दिवस। अभी प्रधानमंत्री जी इस वर्ष वहां गए भी थे। आजकल प्रधानमंत्री जी कुछ नया नया काम करते हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, नया काम था, 100 वर्ष पूरा हो रहा था। हालांकि पॉलिटिशियन जो भी काम करेगा उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि नाम ही पॉलिटिशियन है, ठीक है कि नहीं। जिसके पास 2 दांत होते हैं, एक खाने वाला और एक पेट में, कहता है जी सर, पीछे से कहा एकदम बड़ा, और सब में वो क्या नाम है आपका श्रीमान? लाल टोपी, गुड्डू जी, गुड्डू जी, गुड्डू जी, हाँ बैठ जाओ। परिचय होगा ना जी, धीरे धीरे सबसे परिचय। हम 50 से विद्यार्थी को पढ़ा चुके हैं अभी तक, और लगभग हम सबका नाम मोटे तौर पे हमको याद है। समय अंतराल, बुढ़ापा आ गया, 70 साल के हो गए हैं, 65 साल के, कहता नहीं सर 70 नहीं 65 साल के हैं। हमसे ज्यादा यंग दिखता है। आज भी मैं 14 घंटा काम करता हूं, समझा। इसलिए जवानी का ज्यादा दम मत भरो, चुपचाप पढ़ो, मूल में आ जाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात कि कर्पूरी ठाकुर को मिला। देखो सामान्य अध्ययन के शिक्षक है ना, बातचीत में ही कई जी के पढ़ा देंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। हमारी नागरिक सम्मान में 1954 से शुरू हुआ था नागरिक सम्मान। सबसे ऊंचा सम्मान है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, जो इस बार बिंदेसी ठाकुर, डॉक्टर चंडेश्वर, इन लोग को दिया गया है। उसकी कक्षा भी ऑनलाइन जा चुकी है। इसके बाद आपका पद्म, तीसरा होता है पद्म भूषण, और सबसे नीचे होता है पद्मश्री, जो 110 लोगों को दिया गया है। बताते रहेंगे, करंट के कक्षा में ही बताएंगे। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन चला गया तो बात खत्म हो गई। ऑनलाइन तो चला गया कि एक बार मस्तिष्क में कुछ नाम वाम बैठ जाए। विंदेशी पाठक को कैसे भूल जाइएगा, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। आज में निर्मल भारत अभियान और स्वच्छता भारत अभियान चल रहा है, लेकिन सबसे पहले भारत में स्वच्छता का संस्थागत रूप देने वाले पहले लोग अग्निमुत्री कार्यक्रम कहीं शुरू कर देते थे। हंसने की बात नहीं, सब तो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन पहली बार सार्वजनिक स्थल पर अग्निमुत्री कार्यक्रम को संस्थागत रूप विदेशी पाठक ने ही दिया था देश में। इसलिए आप कहीं भी चले जाइएगा, मैं तो बहुत सारी जगह पे पहाड़ों वहाड़ों में भी जाता हूँ, ठीक है कि नहीं, घूमने, अकेले भी घूमता हूँ, सबके साथ भी घूमता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ सुलभ इंटरनेशनल का, तो पूछते हैं क्यों, कतः घर छे सर, जब एक आध रहेगा तो हिंदी में बोलेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन जितना सुलभ इंटरनेशनल जहां भी रहेगा वो सब वैशाली का रहेगा, मुजफ्फरपुर वैशाली का, क्योंकि विदेशी पाठक वही के थे। तो हजारों युवाओं को रोजगार भी दिए, एक आध लोकल हो सकता है, लेकिन अधिकांश सब तो जो ज्यादा कठबिंगल वाला रहेगा तो कहेगा मेरे को नैनीताल का ही है। जब भी कहा मेरे को, हम कहे बरगाही के, पचा नहीं चोबरा, तो बुझ जाएगा, तो कहेगा
गाली काहे दे रहा है? हम कहते सब तुम बुझ गया, इसका मतलब तुम वही कहते, बोला काहे नहीं? तुमको शर्म आता है जी? ठीक है कि नहीं? तो जब बरगाही के किए तब समझ में आ गया कि बरगाही मतलब बेवकूफ। ठीक है, बेगूसराय में अक्सर कहा जाता है, नहीं जैसे मिथिला में कहा जाता है दूर सार रे सार, बट ये सार मतलब बेवकूफ। सार का मतलब वहां गाली नहीं है, सार का मतलब वहां है कि साफ बेवकूफ है। मूल में आ जाइए, तो मूल यह है कि जैसा अब हंसता है, कंट्रोल करो नहीं, सब एक ही रील का होता है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 1773 में सबसे पहले ब्रिटिश संसद ने क्या किया? रेगुलेशन किया। दो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा, बंगाल का गवर्नर, और अब क्या कहलाएगा? बंगाल का जीजी कहलाएगा। जीजी मतलब जिया जी, जिया जी, जीजी मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है कि नहीं? और दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, लेकिन वो काम करना शुरू किया 1774 में। बिहार एसएससी, सेंट्रल एसएससी दोनों जगह पूछे हुए है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो 1774। सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट से स्थापित हुआ? समझ में आ गई? यही होता है कंफ्यूजन। क्वेश्चन को नहीं लिखा रहे हैं, रुक जाइए, लिखा एकदम सब बात लिखा करके भेजेंगे एकदम आराम से। आप लिखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। मार दो यार, खाने में पीछे मत रहो। बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। पॉइंट नंबर 2 लिख दे, बंगाल का, बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का क्या कहलाएगा? जी जी, गवर्नर जनरल कहलाएगा, गवर्नर जनरल कहलाएगा। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? और बंगाल के अंतिम गवर्नर का क्या नाम था? गधे के गधे रह गए। बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर ही बंगाल का, तो नोट लिखो, नोट, नोट लिखो, नोट। बंगाल का अंतिम, लाल कलम से कहे थे ना तुम लोग, समझा नहीं कि काला कलम लाना, एक लाल कलम लाना, नोट लिखाएंगे लाल कलम से, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, थोड़ा विद्यार्थी वाला लक्षण रखो, सादा कागज पे लिखो, अच्छे से लिखो। ठीक है, ये कॉपी और एक कलम तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देगा। ठीक है कि नहीं? बस थोड़ा सा थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिखे? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम गवर्नर जनरल, और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन, वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? परीक्षा में आ गया, बन गया तो बहुत खुश होगा मन। हम लोग तो बिल्टिंग समझ रहे थे, लेकिन याद आ गया हेस्टिंग्स। याद रखना, वारेन लिखा है तो वारेन याद रखना, क्योंकि परीक्षा में देगा लॉर्ड हेस्टिंग्स भी। तो सिर्फ हेस्टिंग्स याद करके रखोगे तो क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगी। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स तो याद है, वारेन, लॉर्ड। बगल में चश्मा पहने हुए विद्यार्थी रहेगा, मारेगा लॉर्ड, तुमको लगेगा कि चश्मा पहने हुए है। ठीक है, ये गलत नहीं बनाया होगा, ये तेज होगा।
हम लोग के समय में चश्मा जो पहन करके रहता था तो वास्तव में तेज होता था, क्यों? पढ़ करके होता था। ये सब कुपोषण का शिकार है। आजकल का छोटा बच्चा भी क्या है, चश्मा लगाता है, देखते होंगे। तो इसीलिए चश्मा वाला पे नहीं जाना है। एक फिल्म देखे थे, क्या तुम लोग भी देखे होंगे, सनी देओल और अनुपम खेर रहता है। तो सनी देओल को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है, तो अनुपम खेर कहता है कि भाषण हिंदी में नहीं देना है, भाषण अंग्रेजी में देना है, क्योंकि अंग्रेजी वाले झूठ नहीं बोलते। ठीक है कि नहीं? जो अंग्रेजी बोलता है वो झूठ नहीं बोलते। तो वही बात है कि चश्मा पहनने वाला तेज होता है, वो गलती नहीं करेगा। और सबसे पहले लॉर्ड हेस्टिंग्स पे यही मारे रहेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तुम लोग चश्मा खोल लीजिए। एक ठो पहनी हुई थी, लगता है खोल ली। इस सर देखेंगे, उससे पहले ही खोल लेंगे। चलो खैर, मूल में आ जाइए। हमारी ओर क्यों देखते हो? हम बेवकूफ नहीं है, हमको देख रहा है घुर घुर के। चलो ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात कि वारेन हेस्टिंग्स। कौन हेस्टिंग्स? कौन हेस्टिंग्स? लॉर्ड नहीं, हाँ कौन? वारेन। वारेन याद रखना, हेस्टिंग्स तो है ही। चलिए, एक क्वेश्चन बराबर पूछता है, रेलवे भी पूछता है, एसएससी भी पूछता है, इसलिए याद करवा दिए हैं। विशेष तो एक दो बार तो तुमको भी याद करना होगा। क्लास में तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम 50% याद हो जाए। एक बार घर पे जा करके दिन में, एक बार रात में सोने से पहले कॉपी लेके बैठो और सोते देखते देखते सो जाओ। और सुबह जब आओ 10-15 मिनट पहले आ जाओ, अपने दोस्त को दे दो कि जाता देखो तो हमको कुछ याद है कि नहीं है। तब ना इस तरह से 3-4 बार एक दिन में करोगे तब ना याद रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। मैथ जो टाइप का चले उसको जाके 10-20 सवाल बनाओ। इंग्लिश का प्रैक्टिस करो, ठीक है कि नहीं? कॉमन एरर बनाओ, पेपर पढ़ो, वोकेबलरी बढ़ाइए। हर चीज का वे है, सब बताए थे पहला दिन कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, संस्था का क्या क्या काम होता है, आपका क्या क्या काम है। ठीक है, तो इस तरह से आप यदि उन चीजों को करते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल तो लोग सिर्फ पेपर पढ़ाने का जो है तो 1000-2000 रुपया मासिक ले लेता है। अब पेपर पढ़ाने का क्या, पेपर तो लोग अपने पढ़ता है। आपको तो खुद पेपर पढ़ना चाहिए। वो दिन ही कहे थे कि पेपर, अंग्रेजी पेपर जो पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि डेली, तो डेली नहीं तो क्या, एगो लॉग या 1 महीना के बाद तक पढ़ते रहोगे। एक सस्पेंस सुने थे ना, सामने एक विद्यार्थी रहता था, अभी एजीएम है तो, हाँ ऋषिकेश, तो पेपर लेके आया, सर कहे, बड़े सर कहे तो लेके आया। संजोग से बगल में ही था। तब कहे, क्या ऋषिकेश पेपर वो पढ़ते हो ना? तो जी सर। कहे, रोज लेते हो? रोज सर। एक तो जो लिया अभी तक खत्म कहाँ हुआ है, महाबेवकूफ। ठीक है कि नहीं? जो पहला दिन लिए वो 10 दिन तक पढ़ता रहा उसको। कहता जी सर पढ़ रहे हैं सर। अरे यार, रोज पढ़ना है, रोज हेडलाइन देखो, थोड़ा एडिटोरियल देखो। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि एक लिए, कोई किताब है कि एक लिए तो हो गया, उसको रोज पढ़िए, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए। यदि रेलवे में जाना है मत पढ़िए, लेकिन रेलवे में जाना है तो क्लास जरूर कर लीजिए। क्योंकि दक्षिण भारत में जब पोस्टिंग होती है तो बहुत लड़के को मैंने आंसू बहाते हुए देखा है। दक्षिण भारत में काम करने में बड़ी कठिनाई होगी, तो थोड़ा बहुत रो टो करके आप ग्रामर के माध्यम से सीख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन रहेगा तो खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी, आने जाने की दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि वहां के लोग हिंदी जानता है लेकिन हिंदी बोलना नहीं चाहता है। हाँ हाँ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु वगैरह में तो और भी ज्यादा है, कर्नाटक वगैरह में तो और भी अधिक है। ऐसा नहीं है, तो मुंह बंद करके रहो। ठीक है कि नहीं? कितना उम्र हुआ है बाबू? नहीं, कितना उम्र हुआ है? बस 20 साल से तो हम पर्यटन कर रहे हैं, बैठो। 20 साल से, हम 30 साल से पर्यटन करते हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां हम 10 दिन नहीं रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तुम भी 50 साल के हो जाओगे, 25 साल के बाद तुम भी 50 साल के हो जाओगे। ठीक है, चलो खैर, तो ये हो गया ना क्लियर। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है कि कहां रही हो, किस स्टेट में खड़ी हो? खड़ी हो बेंगलोर में, क्या क्या देखी, किस लिए बेंगलोर को जानते हैं जी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम पूछ रहे हैं बेंगलोर को क्यों जानते हैं? बेंगलोर को जानते हैं गार्डन सिटी।
बंगलोर को जानते हैं ग्रेनाइट सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी है। बैठो। कौन भाषा बोली जाती है वहां कर्नाटक में? तुमसे पूछे हैं, सुनो, पेशेंस रखो ना। कौन सी भाषा बोली जाती है उनके भी में? तमिल। नहीं, तुमको दिक्कत हुई होगी, तुमको चूंकि तमिल आता था, वहां कन्नड़ चलता है। बैठो बैठो, समझ गए, हम समझ गए। तो अभी कही कि हिंदी वहां लोग समझते हैं, खूब समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सुन लो, आप ज्ञान की बात सीख लिए ना कि कर्नाटक कन्नड़, अब मलयालम कहाँ बोली जाती? कोई नहीं बोलेगा उसी को। अच्छा, और तेलुगु? वेरी गुड। और तमिल? अरे वाह। संथाली? हाँ, अपने घर भूल गई, झारखंड। डोगरी? बोलने दो ना उसको, जानम समझा करो। जम्मू कश्मीर में। बोडो? आसाम में। अब अस्थिर होके बैठो, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 समझाना जरूरी रहता है, नहीं तो हुलेरे करती रहती। आज सर को हम समझा दिए कर्नाटक के विषय में, बात नहीं समझता है। हाँ, तो पॉइंट नंबर 2 लिखो। ये नहीं समझना, हमारा उद्देश्य था कि हम कुछ बातें सिखा दें। डोगरी कहाँ की? कश्मीर। बोडो कहाँ की? आसाम। कोई बात याद रहे चाहे नहीं रहे, बोडो और डोगरी जरूर याद रखना, ठीक है कि नहीं? ये बोडो और डोगरी परीक्षा में पूछी भी जाती है। बोडो आंदोलन आसाम का आंदोलन है। अभी कुछ देर पहले भी एक नृत्य के विषय में परिचर्चा हुई थी। क्या नृत्य था? सत्रिया। उस नृत्य का नाम था, ये नृत्य जो है आसाम में ही है, अब असोम हो गया है ये नृत्य, ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, शुरू में आओगी तब ना समझोगी, 10 मिनट लेट से आओगी तो भुला जाओगी। तो पॉइंट नंबर 2 तो लिखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पॉइंट नंबर 2 में, इसी एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में। कलकत्ता में। कहां? कलकत्ता में। अब ब्रैकेट में लिख दो 1774। 1774। क्वेश्चन समझ में आ गई? क्वेश्चन समझे क्या? कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यदि पूछा कब हुई तो 1774। अब पूछा कि किस एक्ट से हुई तो 1773 के रेगुलेटिंग, तो पहला कंप्लीट। ये दोनों याद हुआ ना? एक बार घर पे जाकर के फिर पढ़िएगा। अभी पहला था, याद हो गया होगा। अब आइए लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। 1773 क्या 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट लिख देते हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ जी, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कहां के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के। कभी आपसे यह भी पूछ सकता है, जीके है, जीके कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें एक ही बात याद रखना है कि पहली बार डायरकी सिस्टम शुरू हुआ। डायरकी सिस्टम का मतलब क्या है? इसके माध्यम से कंपनी का शासन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का शासन, मतलब पहली बार एक संगठन बना जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपसे पूछेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई थी?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई थी? और डायरकी का अर्थ होता है, हिंदी में उसको कहते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन। तो पहली बार द्वैत शासन कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है कि घर में भी होता है ना, माता जी का भी रहता है शासन, अब पिताजी का भी रहता है, यहां भी है, नीरज जी का भी शासन है, हमारा भी शासन है, सबका साथ सब जगह रहेगा। तुम रहोगे ऑफिस में हेड, तो ऑफिस हेड के नाते तुम्हारा शासन रहेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी तो कोई होता है। ऑफिस में क्या होता है कि क्या बताइए, बताइए क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? हमको ही बताइए, मैं भी मुस्कुराऊंगा। आप नहीं, आप ही खड़े होइए। परिचय नहीं हुआ है थोड़ा सा, गुड्डू जी से तो परिचय हो गया। आपका नाम? अमित कुमार जी, ग्रेजुएशन कर लिए हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं, बताइए बताइए। बिल्कुल स्माइल तो एकदम होना चाहिए, जिंदगी में स्माइल होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण हो तो हम भी मुस्कुराएं थोड़ा सा, यूं ही मुस्कुराएं, उम्र है इसीलिए। नहीं, बैठिए, यूं ही नहीं मुस्कुराइए। जब गंभीर बातें हो रही हैं तो गंभीर बातें, मुस्कुराने वाली बातें बहुत अवसर देते हैं। अभी दिए थे ना, नहीं दिए थे? बरगाही के दिए थे कि नहीं दिए थे? अवसर मिलेगा आपको, खूब ठहाका लगाने वाला भी अवसर मिलता है। ठीक है, मेरी कक्षा में पूरा एंजॉय कीजिए, पढ़िए, बस एंजॉय कीजिए, ठीक है कि नहीं? और जो संस्था का मापदंड है, स्टैंडर्ड है, उसको बना के रखिए, गरिमा को बना के रखिए। मूल में आ जाइए। मूल यह है कि पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? यह पूछेगा परीक्षा में, अक्सर पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया, पिट्स इंडिया हो गया तैयार। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना होगी कि पिट्स इंडिया एक्ट में नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। घर पे जाके 2 बार और पढ़ना, खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब होता है व्यापारिक अधिनियम। रुक जाइए, पहले लिख लीजिए, लिख लिए? चलिए, हाँ, पहली बार यदि पूछेगा डायरकी किस एक्ट में आया, तो इस एक्ट में। और एक बात ध्यान रखना, डायरकी जो शब्द है या अवधारणा जो है, ये सबसे पहले किसने दिया था? वेरी गुड, यह अवधारणा दिया था कर्टियस ने। यहां लिख लेना, कर्टियस ने सबसे पहले यह अवधारणा दिया। कर्टियस ने सबसे पहले इस अवधारणा को दिया। कर्टियस ने, लिखो ना, कर्टियस ने, कर्टियस लिखे तो है, ने इस अवधारणा को सबसे पहले दिया। ठीक है? द्वैत शासन, उसको थोड़ा सा ऐसे बोलिए तो और अच्छा लगेगा। क्या सर, कौन सा शासन लिखा गया है सर? ये हो गया थोड़ा सा नफासत वाली लैंग्वेज। ठीक है ना? लैंग्वेज अच्छी रहती है, आदमी ऊंचा बन जाता है, और ऊंचा आप हैं भी। ठीक है? तो थोड़ा सा अपने शब्दों को भी परिमार्जित, जिसको कहते हैं परिष्कृत। और एक काम शिक्षक का ही होता है कि अपने बच्चों को बताए कि क्या कहा गया सर, सर कौन सा शासन लिखा गया है सर। ये ज्यादा अच्छा लगता है कि ये अच्छा है सर, कौन सा शासन है सर? कौन अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा होगा कि सर क्या लिखा गया है सर। ठीक है, चलिए ठीक है। तो द्वैत शासन, द्वैत का मतलब ही होता है दोहरी। द्वैत का क्या मतलब? अभी बताए ना कि माता पिता, नहीं बताए ना, तो माता पिता हर जगह आप 2 शासन देखिएगा, तो यही होता है। चलिए इसको क्लोज करें। अब आता है चार्टर एक्ट। सबसे पहले आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, इसको कहते हैं हिंदी में व्यापारिक अधिनियम, 1793। अभी नहीं कहना कि सर इंग्लिश में बहुत वर्ड लिखते हैं, इंग्लिश जानना भी चाहिए।
व्यापारिक अधिनियम, चार्टर एक्ट। ठीक है, इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में लिख लो, लेकिन इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा बाबू। और लैंग्वेज कोई एक दिन की चीज नहीं होती है। लैंग्वेज में थोड़ा अपने भी आप पेपर के माध्यम से, नॉवल के माध्यम से नहीं, बहुत सारी चीजों पे थोड़ा सा चंपक उम्पक पढ़िए तो इंग्लिश में ही पढ़िए, कोई मैगजीन पढ़िए तो इंग्लिश में ही पढ़िए, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश ओरिएंटेशन में रहे। चलिए, चार्टर एक्ट नाम से स्पष्ट है, व्यापार अधिनियम। अब कंपनी के व्यापार पर अंकुश लगाए जाने की बात कहने लगी, कहां? ब्रिटेन में लोगों ने, क्योंकि सब कमा के जाता था, सब अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करता था। ठीक उस दिहाड़ी मजदूर की तरह जो छठ और होली में आता है गांव में और खूब खर्च करता है, ये बड़ा प्रभावित होता है कि हमसे तो अच्छा वो है, हम तो ग्रेजुएशन करके बेकार हैं, तो ग्रेजुएशन करके कलेक्टर बन सकता है बेवकूफ। ठीक है कि नहीं? उसकी मिनिमम डिग्री ग्रेजुएशन ही है। तो इसीलिए एक तो फिल्म देखियो ना, 12th फेल। इच्छा शक्ति रहनी चाहिए चट्टानी। ठीक है कि नहीं? कितना संघर्ष किया बच्चा, कुत्ता को खिलाता था, नहीं अमीर बच्चों के, अमीर लोगों के कुत्ता को भी खिलाता था तो 1500 रुपया मिलता था। बात समझ में आ गया? अमीर बच्चों, अमीर लोगों के कुत्ता को भी खिलाना क्या एक बड़ा काम है, कि उसके पास समय नहीं ना है कुत्ता को खिलाने का। खिलाने का मतलब समझे, कुत्ता को घुमाया जाता है, दूर ले जाया जाता है, उसका भी हगनी मुतनी कार्यक्रम होता है। ठीक है, मूल में आ जाओ। संघर्ष किया, सीखा, और सीखते सीखते वो आईपीएस हुआ। ग्रेजुएशन में, इंटर में पहली बार सुना ही, हमारे घर में आज का छोटा बच्चा सुने हुए यूपीएससी क्या होता है, बीपीएससी क्या होता है। ठीक है, हम लोग पहली बार सुने मैट्रिक में आईएएस होता है, ठीक है, आईपीएस होता है, बुझते नहीं थे। इस यहाँ भी हम जब शुरू करते हैं पहला दिन तो समझाते हैं सेवा क्या है, कितने प्रकार के हैं। नहीं, तुम्हारे मन में होगा कि सर आईएएस कैसे बनते हैं, कौन सा इंस्टीट्यूशन परीक्षा लेता है, सारी बात हम पहला दिन ही करते हैं, सब दिन तो संभव है नहीं। मूल में आ जाइए। चार्टर एक्ट 1773, इसमें व्यापारिक, क्या जी सो गई थी क्या? चार्टर एक्ट 1773 नहीं, 1793, व्यापार अधिनियम। किसका व्यापार अधिनियम? कंपनी का। एक ही बात याद रखिएगा कि कंपनी के व्यापार का विस्तार 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। कंपनी के व्यापार का विस्तार, कंपनी के अब लिखिए, अपने से लिखिए तो एक ही पॉइंट, कंपनी के व्यापार का विस्तार 20 वर्षों के लिए कर दिया गया। बीस वर्षों के लिए कर दिया गया। कंपनी के व्यापार का विस्तार 20 वर्षों के लिए। कंपनी के व्यापार का विस्तार, कंपनी के व्यापार का विस्तार, ये नहीं इंपॉर्टेंट है तब तो इतना बार बताएं। अब आइए, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी व्यापारिक अधिनियम थे वो प्रत्येक 20 वर्ष पे आया। तो 1793 के बाद 20 जोड़ोगे कितना होगा? अब देख रहा है 1813। अब लिखिएगा चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813। बहुत अच्छा। इसमें दो बातें नहीं भूलिएगा। पहला कि कंपनी का जो व्यापार एक अधिकार था ना, वो समाप्त हो गया। अब कोई भी अन्य भी व्यापार इंडिया में आकर कर सकता था। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, कंपनी के, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 बार इस पर टिक लगा के रखिए, कंपनी के
व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण या पूर्ण प्रतिबंध, या प्रतिबंध कर दीजिए, प्रतिबंध, कंपनी के व्यापार एकाधिकार पे प्रतिबंध, अपवाद, अपवाद चाय एवं चीन, मैंने दो जगह से जो व्यापार होता था एक आइटम में एक देश से, इसका अपवाद मान लिया गया। ठीक है, क्या लिखे, प्रतिबंध लगा दिया गया, किस पर, व्यापार एकाधिकार पे। अपवाद क्या है, अपवाद चाय नहीं है, प्रतिबंध चाय पे नहीं लगाया गया, चाय और चीन अपवाद में है, और सभी चीजों पे, सभी आइटम और सभी देशों के साथ व्यापार पे क्या कर दिया गया। अभी सुने होगा कि पूर्ण, फिर मैंने कहा रुको, अभी पूर्ण प्रतिबंध लगा था 1833 के एक्ट में, ठीक है कि नहीं। अब प्रतिबंध जैसे शब्द आएंगे 1813 के, तो यही पर अभी मैंने क्या कहा, कई बार जो मानवीय भूल होती है, ये बताए थे ना, मानवीय भूल होती है, तो मानवीय भूल यही हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि कंपनी 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करेगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करेगा, कंपनी 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च करेगा, शिक्षा पे खर्च करेगा, ठीक है, याद रहेगा ना। अब तीसरा एक और पॉइंट लिख लेना, हालांकि लिखाते नहीं लेकिन लिख लेना, ईसाई मिशनरी को प्रचार करने की अनुमति, भारत में प्रचार करने की अनुमति। भारत में प्रचार करने की अनुमति दी गई, प्रचार करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो ये 3 तथ्यों को याद रखिए, पहला, बोलो आप लोग, दूसरा, तीसरा, पहला, कोई यही नहीं है कि तुम पहला में पहला ही बोलो, तुमको जो याद है वही बोलो। पहला 1 लाख रुपया शिक्षा पे, दूसरा जो याद आ गया, और तीसरा जो याद आ गया। तीनों में कोई महात्मा गांधी का आंदोलन तो है नहीं कि क्रम से याद कर रहे हो, तुमको जैसे भी याद हो जाए, ठीक है कि नहीं। तीनों तथ्य लेकिन ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखी दिए हैं। कंपनी के व्यापार एकाधिकार प्रतिबंधित, कंपनी के व्यापार एकाधिकार जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन। मोनोपोली का क्या अर्थ होता है, एकाधिकार, उसको समाप्त कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब हिंदी में प्रतिबंध। प्रतिबंध तो बुझते होंगे, अंग्रेजी भी बुझिए थोड़ा। चलिए आगे चले, अंग्रेजी का काम अंग्रेजी वाले सर करेंगे, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। अब आइए 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट। अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन शुरू हो गया होगा, पहला जो पढ़े थे तो फट से याद हो गया होगा। पहला क्या पढ़े थे, पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। और बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया, और पहले कौन थे, तो वायन हेस्टिंग्स है, समझ गए। अब धीरे धीरे कंफ्यूजन शुरू होगा, जब सब 8-9 जितना भी है उसको जब उसको इंटीग्रेट कर ली तो हुआ एक चैप्टर।
ऐसा ऐसा 12-13 चैप्टर है, और फिर 7-8 सब्जेक्ट में कुल मिला के 100 चैप्टर है, 110 करीब चैप्टर है। उस 110 चैप्टर को इंटीग्रेटेड रूप से कंट्रोल कर लिए तब आपको कामयाबी मिलती है। कठिन नहीं है, नियमित तौर पे उसको अभ्यास करने की जरूरत है, रिवीजन करने की जरूरत है। और जब कोई भी सब्जेक्ट हो जाए तो उसको अपने स्तर से भी रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए, और बनेगा तो फिर मजा आएगा। अभी संविधान का विकास जब पढ़ के जाइएगा और एसएससी का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर है बनाइएगा, तो जब सब बनने लगेगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। अब ऐसा नहीं कि उसमें कहिए सर सब तो बना, एक ठो क्वेश्चन नहीं बना सर, तो क्या, तो सर नियामक कानून नहीं बना सर। कब आया था सर नियामक कानून? महाबुर्बक है। अरे रेगुलेटिंग एक्ट को ही हिंदी में नियामक कानून कहते हैं। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? नियमन, और उसी से क्या निकला है? नियामक। अभी लिख रहा है, सुनो, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही होता है। उसको डेवलप कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कि रेगुलेशन का हिंदी क्या होता है? नियमन। नियमन नियामक, नियामक कानून 1773। वही क्वेश्चन तुमको मिलेगा जो नहीं बनेगा तुमसे। तुमको लगेगा कि बाप रे इतना पढ़ लिया, एक्ट सब याद है, नियामक कानून नहीं पढ़े। और कॉमन सेंस भी लगाना कि रेगुलेशन का हिंदी क्या हो सकता था, तो नियमन, नियमन से क्या बना? नियामक। तो क्लियर हो गया। अब विशेष तो परीक्षा जब लेंगे तो गंभीरता से अपना बनाइएगा, 25 ही बने लेकिन अपना बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा इस सब चीज को एकदम अपने स्तर से नैतिक मूल्यों की स्थापना ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि आप सीखने आए हैं। हर बिंदु पे न केवल ज्ञान, विचार, संस्कार, सभी बिंदु पे आप सीखने, लीडरशिप क्वालिटी, हर बिंदु कोऑर्डिनेशन। ऑफलाइन करने से आपके अंदर कोऑर्डिनेशन की क्षमता भी बढ़ती है। 50 लोगों के बीच में पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? ऑफलाइन का जो महत्व है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ऑनलाइन में अभी चलता रहता तो हो सकता था आधा लड़का सो जाता, लेकिन ऑफलाइन में क्या रहता है, याद नहीं भी हुआ तो अटेंटिव रहते हैं। कुछ कुछ तो चला ही गया होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं गया होगा, कुछ तो गया ही होगा आपके पास। कि 1813 के चार्टर एक्ट में एक पॉइंट भी बोलिए कोई आदमी, ये बोलो ना। 1 लाख तुमको सबसे इंपॉर्टेंट गधे यही लगा, बुढ़वा कहीं का। तुमको इतना महत्वपूर्ण पॉइंट इतना महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ करके कहे कि वो सब तो ऐसे ही लिखा दिए कि थोड़ा कॉपी भरा रहेगा। तुमको इतना महत्वपूर्ण था, जैसे जैसे 1784 के पीट सिंह एक्ट में क्या था, बोलो? अरे पोर्ट ऑफ कंट्रोल नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तो याद रखिए ना कि सबसे इंपॉर्टेंट कहोगे कि सर डायरकी की बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट में हुई? बात समझ में आ गई? नाम ही एक कंट्रोल करने का एक बोर्ड। बोर्ड में 3-4 सदस्य होते थे। 3-4 सदस्य क्या करता था? कंट्रोल करता था। कहां? तो कंपनी के ऊपर, यहां जो प्रशासन थी उसके ऊपर अब नियंत्रण करने लगा, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से ये, चूंकि एक कंपनी का भी शासन था, ये पॉलिटिकल पावर भी था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो गया था। लेकिन उसके लिए, उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या रखा गया? क्लियर हो गया ना? चलिए अब आइए 1800। तो सबसे पहला सुन लो, तुम ठीक से सुनो। सबसे पहला है कि कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध, वो था प्रतिबंध। तो जो अभी कहे थे कि बाबू छोटी छोटी गलती होती है परीक्षा में, कि पूछेगा कंपनी के व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया? 1813 देखोगे मार दोगे, गड़बड़ा जाएगा। वो होगा 1833। 1800 क्या? हाँ तो लिखो तो जो अपने से 1833 के चार्टर एक्ट में सबसे पहला लिखो। 1833 के चार्टर एक्ट में लिखे सबसे पहले, लिखो ना, याद नहीं हुआ? व्यापार, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी के लिख ही देते हैं तो चेहरा देखता रहेगा। कंपनी के व्यापार एकाधिकार, एकाधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध
लगा दिया गया। लगा दिया गया। ठीक है। दूसरा, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का नहीं रहा, अब वो पूरे भारत का हो गया, क्योंकि 1818 में पंजाब और सिंध को छोड़कर सारा भारतवर्ष ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अच्छा था, रहेगा, सब रहे। सुनिए ना, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, तब तो इतना कहां से कहां चले जाएगा। याद रहे, केवल परीक्षा भवन तक डिलीवर हो जाए। क्लास में तो ठीक ही है, अब पूछने के बाद तो आपको एकदम अटेंटिव रहते हैं। जैसे परीक्षा में भवन में क्वेश्चन के प्रति अटेंटिव रहते हैं, यहां भी जब परीक्षा हो तो उस क्वेश्चन में यदि गलती कीजिए तो अफसोस उसी तरह से हो जैसे परीक्षा भवन में होता है। होता क्या है कि यहां की गलती को अच्छा ठीक है, अब वहां की गलती को ओ माय गॉड, तो उस गंभीरता को रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे इस टेस्ट एक डायरी बना लीजिए, ठीक है कि नहीं, जिसका जैसे जो है मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का जो भी है, और उस डायरी में यदि बार बार गलती होती है तो वहां पे नोट कर लीजिए उस डायरी में, और उसको फिर रिवीजन कीजिए। सप्ताह में यदि आप बहुत सारी चीज सीखते हैं, 10-20 तथ्य भूलते हैं बराबर, तो उसको क्या कीजिए, उसमें ऐसा नहीं कि सब चीज नोट कर लीजिए, तो डायरी या कॉपी में क्या अंतर रह जाएगा। हाँ, जो मेन पॉइंट जो आपको लगता है भुला गए, जैसे ये बात आप भूल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो ये भी पूछा हुआ है, दरोगा में ही पूछा, बिहार एसएस से ही पूछे हुए, जो एकाधिकार वाला है वो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लड़के 50-50 गलती करके आ जाते हैं, वो पूर्ण अधिकार को एकाधिकार समझ लेता है, एकाधिकार को तो उसको एकदम, जबकि मैं एकदम स्पष्ट लिखाता हूं विगत 24 साल से, लेकिन फिर भी तो है ही, अभी भी मैं आपको अटेंशन में ला रहा हूं, फिर भी कीजिएगा वही जो आपके मन में होगा। तो इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि ऐसी गलती जो आउट है उस पर नहीं कीजिए। सुन लीजिए पहले, तो 1818 तक संपूर्ण भारतवर्ष ब्रिटिश नियंत्रण में, पंजाब और सिंध को छोड़कर। पंजाब को 1848-49 में डलहौजी के समय में 2 युद्ध के माध्यम से मिला लिया गया, और सिंध को 1843 में नेपियर सेनापति था। यह कहते हुए एलन बरो के समय में गवर्नर जनरल थे एलन बरो, यह कहते हुए मिलाया कि सिंध पर हमें मिलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन सिंध सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे मिलाऊंगा। ये 2 बातों को ध्यान में रखना, क्योंकि अभी हम इतिहास नहीं पढ़ रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, संविधान। इतिहास में लिखाएंगे, अभी सुनिए, मूल बिंदु पे आइए। तो मूल बिंदु यह है कि कंपनी के व्यापार एकाधिकार पर, कंपनी के व्यापार एकाधिकार पर, पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए। अब बंगाल का गवर्नर, हम तो पढ़ा रहे थे बंगाल का गवर्नर जनरल, अब बंगाल का नहीं रहा, अब भारत का हो गया। तो लिखिए, बंगाल का जीजी अब भारत का जीजी कहलाएंगे। बंगाल के जीजी, जीजी मतलब गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। अब भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे। बंगाल का जीजी भारत का जीजी कहलाएगा। जीजी मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है, अपने हो गया तैयार। तो अब सुनिए, फिर कहिए कि सर ये भी क्वेश्चन पूछा था सर किसी परीक्षा में, गुस्सा ही रहता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम। और याद रखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत सुधार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, कानूनी संहिता के निर्माण के लिए जाना जाता है। बेंटिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिसके समय में समानतावादी नीति अपनाने पर विशेषकर कार्मिक क्षेत्र में बल दिया गया। बेंटिंग के समय में ही समाज सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा अधिनियम 1829 में आया था। राजा राम मोहन राय जो भारतीय पुनर्जागरण के पिता थे, उनके सौजन्य से, सहयोग से एक्ट लाया गया, रेगुलेशन 17। बेंटिंग के समय में
शिक्षा के विकास की दिशा में प्रयास किए गए। मैकाले समिति बना अंग्रेजी शिक्षा के विकास से संबंधित 1835 में। बेंटिंग के समय में ही कानूनी संहिता के क्षेत्र में विधि सदस्य मैकाले की ही नियुक्ति की गई। तो ये सब बेंटिंग के समय की उपलब्धियां रही है और इतिहास बेंटिंग को इसी रूप में जानता है तो इतिहास में पढ़िएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। तो सर अभी क्यों बता दिए? बच्चे के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। गलत नहीं, शब्दों से परिचय हुआ ना। सती प्रथा अधिनियम 1829 परिचय हुआ ना। फिर कभी पढ़िएगा तो याद रहेगा, फिर तो इतिहास पढ़िएगा ही। महीना 2 महीना 3 महीना के बाद तो याद रहेगा कि सती प्रथा अधिनियम रेगुलेशन 17 श्रीमान एक बार कक्षा में ड्रिल किए थे, बताए थे, ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान में करके रखने का प्रयास करिएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बेंटिंग, नोट में लाल कलम नोट लिखो, लिखना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। तीसरा क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम क्यों जानते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को हम जानते हैं, ठीक है? नोट में लिखो, नोट में लिख दो एक लाइन और। इस एक्ट के अनुसार विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। विधि सदस्य की नियुक्ति हुई। ब्रिटिश किसका हुआ नियुक्ति? विधि सदस्य, लीगल ऑफिसर की नियुक्ति हुई, ठीक है? किसको नियुक्त किया गया? मैकाले को। तो लिखेंगे मैकाले भारत के पहले विधि सदस्य बने, पॉइंट करके। मैकाले भारत के पहले विधि सदस्य बने। मैकाले भारत के पहले विधि सदस्य बने। प्रथम विधि सदस्य बने, विधि सदस्य बने, लीगल ऑफिसर बने, लीगल मेंबर बने। ये भी आएगा आपकी परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। फिर सुन लीजिए, भूलिएगा नहीं। 2 बातें पूछेगा। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन मैकाले, फादर ऑफ आईपीसी इंडियन पैनल कोड, जिसका नाम अब बदल दिया गया। फादर ऑफ आईपीसी किसको कहा गया? मैकाले को। किसको कहा गया? तो लिखेंगे नोट, नोट लिखेंगे। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड फादर ऑफ आईपीसी एंड फादर ऑफ आईपीसी मैकाले को कहा गया। किसको कहा गया? मैकाले को कहा गया। मैकाले को कहा गया। मैं काला, मैं काला, हाँ, मैकाले को कहा गया। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे तथ्यों पे आपको क्या रखना है? फोकस रखना है। और अभी मैंने कहा ही कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का जो पहला लक्षण किसी एक्ट में दिखाई देता है तो इसी एक्ट में, क्योंकि पहली बार यह कहा गया था समानता पे बल देना है। जाति, लिंग, वर्ग, वंश, ये सब के आधार पे कार्मिक क्षेत्र में, कार्मिक का मतलब होता है नौकरी के क्षेत्र में, भेदभाव को मिनिमाइज रखना है। इसी को कहा गया समानतावादी दृष्टिकोण। तो कभी यदि आपसे पूछे कि मूल अधिकार का प्रारंभिक लक्षण ब्रिटिश काल के किस एक्ट में दिखाई देता है, तो चुन लीजिएगा ना, तो नोट में लिख लो, याद तो रहेगा नहीं।
लिखित रहेगा तो कम से कम 2 बार पढ़िएगा तो याद तो रहेगा ही ना। तो लिखिए, मूल अधिकार का प्रारंभिक लक्षण मूल अधिकार में दिखाई देता है। प्रारंभिक लक्षण मूल अधिकार में दिखाई देता है। मूल अधिकार में दिखाई देता है। क्लियर हुआ? अब आइए, मूल अधिकार नहीं, इस एक्ट में दिखाई देता है। अरे यार बताए तो थे, इस एक्ट में दिखाई देता है। ठीक है, किस एक्ट में? 1833 के एक्ट में। हो गया क्लियर? अब आइए 1853 का चार्टर एक्ट। अब आइए 1853 का चार्टर एक्ट लिखो, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1800। एक ही बात याद रखना, ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। पहले सिविल सेवा में कंपनी का ही जो भाई भतीजावाद था, जो उसके एग्जीक्यूटिव के जितने मेंबर थे अपने पालने को ले आते थे नौकरी पर। ब्रिटिश का युवा सब विरोध किया, पढ़ा लिखा युवा, उस सब की भी इच्छा हुई कि हम इंडिया जाकर नौकरी करें, आईसीएस ऑफिसर बने। तो जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया और उस एक्ट का नाम था, और इस एक्ट के माध्यम से ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा कि सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। ये सब विविधा है। सिविल सेवा में सबसे पहले ओपन कंपटीशन की शुरुआत कहां से हुई थी? सिविल सेवा में सबसे पहले ओपन कंपटीशन की शुरुआत कहां से हुई थी? इसको यहां पे लिखना, तो लिख देंगे, खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। हो गया? खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हुई। ओके, तो इस तरह से आपका पहला भाग हो गया ना? यहां तक कोई दिक्कत? 1 मिनट में एक बार पढ़ो तो, 1 मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लो। अरे तुम अपना कॉपी में देख रहा है, किसकी कॉपी में देख रहा है? गलती हो गया कक्षा के बाद, पहले अपना कॉपी देख लो।
चलिए अब छोड़ दो, बहुत देख लिए, समझ गए, एक ही जगह देख रहा है उस समय से, समझ गए। ठीक है, अब आ जाओ भाग दो शुरू करते, लास्ट आज आ जाओ सामने बैठ जाओ। ठीक है, और भाग दो में क्या है सो सुनो। भाग दो में है, कहां से शुरू होता है बताइए, अभी बताए थे ना, यहां से शुरू होगा ना। तो लिखिए, संविधान के भाग दो में, संविधान के विकास के भाग दो में, पैराग्राफ चेंज, संविधान के विकास के भाग दो में, संविधान के विकास के भाग दो में, इसको सुरक्षित कर लेना, कल फिर जब शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे। भारत के संविधान के विकास में भाग दो की शुरुआत, भाग दो मैंने नहीं देखे, अच्छा ग्रेजुएशन किया अपने मन से कि कहीं से ले लिया डिग्री जी, गजब हाल है। हम कह रहे हैं क्या भाग दो, कहाँ है सर, कहाँ है, तो शुरू में ही लिखे थे भाग एक, अब भाग दो, तो क्या लिखे, संविधान के विकास के भाग दो के की शुरुआत 1858 भारत सरकार अधिनियम से होती है। 1858 भारत सरकार अधिनियम से होती है, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। हाँ, अधिनियम की ही ना विशेषता होगी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, अब पहला क्या था बाबू, अभी बता रहे थे, कंपनी के शासन का अंत हो गया। किस परिस्थिति में 1858 आया बताए थे, 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो सब इतिहास में लिखिएगा, ये सुनना था तो सुन लिए ना। पूछेगा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैज रिटन बाय, या किसके द्वारा लिखी गई, वो तो आज ना परीक्षा में अशोक सेन नहीं, या जो सबसे अच्छा नाम लगेगा तुमको, हाँ ये लगता है अच्छा नाम है, तो मार दोगे। कोई अंग्रेजी टाइप का नाम रहा, विलियम ब्रेडरमैन, कहे हाँ ये कुछ लगता है अंग्रेजी टाइप का नाम है, अंग्रेजी में नाम है तो ये सही ही होगा, ऐसा नहीं करना। बीडी सावरकर, क्या नाम है, क्या नाम है, बीडी सावरकर। चलिए हम अभी इतिहास पे नहीं है, लेकिन चर्चा करेंगे, क्योंकि संविधान का विकास इतिहास से जुड़ा हुआ है, तो उसको जरूर आपके समक्ष रखेंगे। अब आइए कि क्या क्या मूल बिंदु था, तो पहला क्या था, कंपनी के शासन का अंत, तो लिखिए, इसमें पहला लिखेंगे भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1858। पहला, कंपनी के शासन का अंत, कंपनी के शासन का अंत, ब्रिटिश क्राउन की शुरुआत, ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत, ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत। क्राउन का मतलब यहां महारानी, आज भी महारानी का ही शासन है, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के शासन की शुरुआत, आज भी महारानी का ही शासन है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्या बिंदु था कि गवर्नर जनरल की जगह वायसराय कहलाएगा, तो लिखिए जीजी के जगह वायसराय कहा जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जीजी के जगह, जीजी मतलब वेरी गुड, के स्थान पर वायसराय कहलाएगा।
और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और वायसराय कहलाएगा। और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। जो अंतिम है आशा समझ गए। क्लियर। चलिए दूसरा क्या हुआ सो सुनिए। राज्य सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया। राज्य सचिव पद का सृजन मतलब समझते हैं ना, बनाया गया। राज्य सचिव पद को सृजन किया गया। राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। राज्य सचिव पद का सृजन हुआ। अब याद रखिएगा राज्य सचिव पद का सृजन में कि पहले भारत के राज्य सचिव कौन बने? वुड। और याद रखिएगा कि राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थे। जब ऑफिसर बनने की इच्छा जागृत हो जाए तब उन चीजों को पढ़िएगा। अभी आप अधीनस्थ सेवा की तैयारी में आए हैं तो पहले अधीनस्थ सेवा के योग्य पहले अपने आप को बना लीजिए। हालांकि चर्चा मैंने कर दिया, उस योग्य होंगे तो दिमाग में अट गया होगा, एडजस्ट कर गया। नहीं अभी योग्य होंगे तो पहले इतना ही योग्य होगी, इसी को कमांड कीजिए। और अभी मैंने कहा कि पहले ये आपकी परीक्षा के योग्य है कि पहले राज्य सचिव कौन? वुड। तो लिखिएगा नोट, पहले राज्य सचिव वुड थे। पहले राज्य सचिव वुड थे। पहले राज्य सचिव वुड थे। कौन थे? कौन थे? कौन थे? कौन थे? वुड थे। अब लास्ट, देसी रियासत को समान दर्जा दिया गया। देसी रियासत को समान दर्जा दिया गया। समान दर्जा दिया गया। पूछेगा देसी रियासत को ब्रिटिश सरकार ने समान दर्जा किस एक्ट में दिया गया? भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार है। आप ऐसे स्तर की तैयारी करते हैं कि यह भी पूछ सकता है कि भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले कब आया? आज ना, उस दिन 1773 हो जाएगा। उस समय ये थोड़ी देखिएगा, देखिए अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट नहीं, बस गया। आपको देखना है कि हर शब्द को। चार्टर एक्ट कब आया सबसे पहले? 1793 में। भारत सरकार अधिनियम कब आया सबसे पहले? रेगुलेटिंग एक्ट तो है ही। या पहला अधिनियम कौन लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन को समझे। अब विशेष तो टेस्ट में उसको समझिएगा, कैसे पुल्टा उल्टा उल्टा पुल्टा। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो पुल्टा उल्टा उल्टा पुल्टा सब होगा। रिवीजन रहेगा तो तरीके से सब चीज को बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है कि नहीं? वो तो समझ ही रहे हैं। अब खत्म हो गया है आज हमारी कक्षा यहीं तक। लेकिन रुक जाइए, लेकिन इसके नोट में लिखेंगे। लिखिए नोट, नोट में लिखिए कि इस एक्ट की घोषणा इलाहाबाद में देखो ना, इलाहाबाद लिखने नहीं आता है तुमको? प्रयागराज वर्तमान का, उस समय का इलाहाबाद में इस एक्ट की घोषणा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा 1858 को 1858 को कैनिंग के द्वारा
की गई, की गई पद विकार होता है बच्चा, की गई। इसे महारानी की घोषणा भी कहते हैं, इसे महारानी की घोषणा भी कहते हैं। फिर ही कहेंगे सर ये भी पूछा था सर, आज जाएंगे क्वेश्चन बनाएंगे तो इनको लगेगा कि जा ये तो कुछ नहीं था। इसे महारानी की घोषणा भी कहते हैं। किसे? इलाहाबाद की घोषणा को, इलाहाबाद की घोषणा को, इलाहाबाद की घोषणा को, इलाहाबाद की घोषणा को। आज ना हम जब परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे महारानी की घोषणा कहां हुई थी, ये कलकत्ता, इलाहाबाद तो मार दोगी तब तो मैं पागल हो जाऊंगा। अब पागल तो कुछ भी कर सकता है। दूसरी बात पूछेगा, पहला कलकत्ता, दूसरा दिल्ली, तीसरा इलाहाबाद, चौथा दरभंगा। अभी का नहीं, उस समय का। हाँ तो सुनिए ना, पहले ध्यान से सुनिए ना। उस समय आपको लगा कि इलाहाबाद में तो नहीं ही था, ब्रिटिश का कैपिटल था कलकत्ता, कलकत्ता होगा। फिर सोचा नहीं, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली तो 1912 में बना था। कलकत्ता, दिल्ली, दरभंगा तो नहीं ही होगा, उसी बीच दरभंगा देख लीजिएगा। इलाहाबाद तो नहीं, नहीं इलाहाबाद में कैसे जाएगा, इलाहाबाद में तो कोई औचित्य नहीं बनता है। तो अंत में गुत्थम गुत्था कीजिएगा अपने से, और तब सोचिएगा कि मारिएगा तो कलकत्ता मार दीजिए, बाहर निकलिएगा, ये कहेगा बेवकूफ कहीं का, कहता है दरभंगा देखो। आप तो महान निकले सर, इलाहाबाद। तो महारानी की घोषणा कहां? तो जो कंफ्यूजन रखना है मन में वो अभी रख लीजिए। नहीं, नहीं ना देगा प्रयागराज, इतिहास का प्रश्न ना, संविधान का प्रश्न ना, ब्रिटिश काल का ना प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रश्न नहीं ना है, इसलिए ध्यान करके रखिए, ठीक है? ओके। अच्छा, आप तो जो कहते हैं कहते यही सब पूछा गया था, सब पूछा गया है हर जगह कहीं ना कहीं। हाँ, अब समझ में आ रहा है ना? अंडरलाइन किसको करना है? केनिंग को। अब फिर आप जाइएगा तो कहिएगा कि सर नवंबर वाला पूछा था, कितना तारीख? 1 नवंबर 1800, तो इसको नवंबर की घोषणा भी कहते हैं। हाँ सुन लीजिए, ये भी पूछ सकता है आपसे, तो नवंबर की घोषणा, हल्ला नहीं क्यों करते हो यार, सीखने और आराम से सीखो। नवंबर की घोषणा किस एक्ट को कहते हैं? नवंबर की घोषणा कहां हुई थी? लाहौर में। नवंबर की घोषणा कहां हुई थी? अभी उन्होंने कहा किसके द्वारा हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? ये केनिंग कौन था? प्रथम वायसराय, अंतिम गवर्नर जनरल। आशा है कि आपको कक्षा समझ में आई होगी। यह तो नहीं पूछेंगे कि अच्छी लगी कि खराब लगी, कोई मदारी वाला खेल तो चल नहीं रहा है, समझ में आनी चाहिए। तो कक्षा समझ में आई ना? तथ्यों से भरपूर है, इसलिए आज बूस्टर फैक्ट नहीं लिखाएंगे भाई। जब समाप्त करेंगे इसको तो बूस्टर फैक्ट के साथ, ठीक है? और कल हम इसको समाप्त करेंगे और संविधान सभा को समाप्त करेंगे। तो याद रखिएगा, 7 का मतलब ठंडा, मतलब कोको कोला। तो 7 का मतलब, 7 का मतलब 7:15। हाँ ठीक है, तेज है। आप लोग अपना 7:15 बजे आ जाइए, गपशप के। देखिए ये सब भी कक्षा का उद्देश्य होता है। इंटरेक्शन कीजिए, बातचीत कीजिए, तरीका सीखिए, नहीं थोड़ा रिलैक्स होके, क्योंकि हम जब आते हैं तो 10-15 मिनट कक्षा की थोड़ी पृष्ठभूमि देते हैं, और उस पृष्ठभूमि में बहुत सारी चीजें सीखने का अवसर मिलता है। तो आशा करता हूं कि 7 का मतलब कोशिश कीजिएगा जितने, एक आध की कंडीशन